हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बच्चे। आज मैं इस लेक्चर में एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। टॉपिक का नाम है सिंपल पेंडुलम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़ना। काफी अच्छा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। कहा जाता है सिंपल पेंडुलम में कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पहले सुनो। इसमें एक अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ एक मेटल का बॉब, मेटेलिक बॉब, अगर एक स्ट्रिंग के साथ हम मेटेलिक के बॉब को लटका दें, सस्पेंड कर दें एक फिक्स रिजिड सपोर्ट से, तो ये सिस्टम कहलाता है सिंपल पेंडुलम। और इस सिंपल पेंडुलम में जो स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो एल है। यहाँ पे जो मैं एल लिखूंगा तो एल का मतलब हो गया, यहां पर ध्यान से पढ़ना, एल फॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम। और यहां होता क्या है, ये जो बॉब है इसका ये एक मास होगा, तो जब मैं एम लिखूंगा तो एम का मतलब याद रखना बेटा, मास ऑफ बॉब, बॉब कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बॉब। अब सिंपल पेंडुलम में क्या बताया जाता है कि अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर मैं डिस्प्लेस कर दूं, ध्यान देना, थोड़ा सा मैं आगे ले गया और यहां पर ले जाकर मैं इसको रिलीज कर दूं, यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिया। इसको मैं कहां से कहां ले गया, आपके सामने दिख रहा है बेटा। इसको मैं ए पॉइंट से लेकर कहां चला गया, बी पॉइंट तक। कितना आगे लेकर चला गया, एक्स। और इसको मैं डिस्प्लेस कर दूं, छोड़ दूं यहां से, तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा। और ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और जितना आगे में एंगुलर पोजीशन लेकर गया, कितना एंगल तक आगे लेकर गया, वो थीटा है। और ये आपकी स्ट्रिंग की क्या है, लेंथ है। दिस इज योर व्हाट, लेंथ। तो ये क्या करेगा, वहां से ले जाकर मैं एक्स डिस्प्लेसमेंट पे ले जाकर इसको रिलीज कर दूं तो ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। कैसे ऑसिलेट करेगा, ये इधर आएगा, फिर यहां से इधर जाएगा, फिर यहां से वापस आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा। इस तरह ये ऑसिलेट करता रहेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रिंग हैविंग लेंथ एल एंड हैविंग अ बॉब, एक छोटा सा मेटालिक बॉब हैविंग मास m, and when the bob displaced by a displacement x, then after releasing the metallic bob it will start to perform oscillation, simple harmonic motion। जो बोलना है बोलो। तो ये वाला जो पोजीशन ए है इसे हम मीन पोजीशन कहेंगे, और जहां से मैंने ले जाकर रिलीज किया है वहीं तक फिर जाएगा, फिर आएगा, तो इसे एक्सट्रीम कहेंगे। इधर भी एक्सट्रीम बनेगा। अब यहां पर हमें टाइम पीरियड निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, टाइम पीरियड। कि आप टाइम पीरियड बताओ इस सिंपल पेंडुलम का जो ऑसिलेशन हो रहा है, इसका टाइम पीरियड मींस द टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखो ध्यान से, टाइम पीरियड निकालने को आएगा। टाइम पीरियड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप इसे लेकर गए, कितना आगे लेकर गए, एक्स। तो आप एक काम करो, यहां पर क्या क्या फोर्स काम करेगा वो देखो। एक तो mg काम करेगा, और एक स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो काम करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करो, बी पॉइंट पे क्या क्या फोर्स काम करेगा, एक तो इसका mg और एक टेंशन। उसके बाद mg के दो पार्ट में ब्रेक करो कंपोनेंट को। ध्यान से देखना बेटा, इधर की तरफ क्या आ गया, mg cos थीटा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा, इसको मैं x को यहां से जगह बना दूं, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा mg sin थीटा, और ये डिस्प्लेसमेंट है। आपको क्या करना, टेंशन को ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नो नीड टू ब्रेक द कंपोनेंट ऑफ टेंशन, कोई फायदा नहीं। आप mg के कंपोनेंट को ब्रेक करना। देखो थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, कौन से एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग। और आप mg के कंपोनेंट को दो पार्ट में ब्रेक करो, इधर की तरफ cos थीटा, इधर की तरफ sin थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, mg को ब्रेक करना है। एक कंपोनेंट इसका हो गया mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया इसका mg sin थीटा। तो ये जो mg cos थीटा है, ये देखो टेंशन के अगेंस्ट है। आपको थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये अगेंस्ट है। तो टेंशन और mg cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं। लेकिन ये जो mg sin थीटा है, ये साफ दिख रहा है कि ये mg sin थीटा इसे वापस लाने की कोशिश कर रहा है। किसे, इस मेटालिक बॉब को। कहां से, बी से। और ऑसिलेशन में जो किसी भी बॉडी को वापस लाए, किधर लाए, मीन की तरफ लाए। मीन यहाँ पे ए है, तो उसी फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, कौन है रीस्टोरिंग फोर्स, तो आप बोलोगे सर हमें मिल गया रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स है mg sin थीटा। और यहां रीस्टोरिंग है तो माइनस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और ये फोर्स इधर लग रहा है, तो माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये फोर्स थीटा के अगेंस्ट है।
तो सबसे पहले क्या करना है टाइम पीरियड के लिए, इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देना है, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना डिस्प्लेसमेंट पे, एक्स डिस्प्लेसमेंट पे। उसके बाद वहां पर जाकर mg जो है उसको ब्रेक करना। दो फोर्स काम करेगा, एक तो टेंशन, स्प्रिंग जानते हो ना, हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, वो है टेंशन, और दूसरा फोर्स mg। फिर क्या करोगे, mg को दो पार्ट में ब्रेक कर देना, उधर की तरफ mg cos थीटा, इधर की तरफ mg sin थीटा। टेंशन को मत ब्रेक करना। तो पता ये चला कि mg cos थीटा तो टेंशन को बैलेंस कर ले रहा है, लेकिन mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसे वापस ला रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स मिल गया। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, थीटा जो होता है वो प्रैक्टिकली स्मॉल होता है। जो हमने इसे डिस्प्लेस कराया था, दैट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये प्रैक्टिकली बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है। आपने देखा होगा पेंडुलम वॉच में यू 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 हल्का हल्का ऑसिलेशन होता है, तो थीटा बहुत स्मॉल वैल्यू होता है, थीटा इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। और मैथ्स में याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब थीटा स्मॉल होता है तो अभी बता दूं मैं, आगे भी काम आएगा, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सली थीटा लिख देते हैं, कॉस थीटा को हम अप्रोक्सली 1 लिख देते हैं, और टैन थीटा को हम अप्रोक्सली थीटा लिख देते हैं, याद रखना। तो जब थीटा स्मॉल हो जाए कहीं पर भी किसी भी कैलकुलेशन में, तो साइन थीटा को हम डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, सुनो। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया कि अब जो आपका रीस्टोरिंग फोर्स आया था वो क्या आया था, अभी देखा था आपने, -mg sin थीटा, लेकिन उसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन थीटा को थीटा बना दूंगा, तो क्या आ गया, -mg थीटा, साइन थीटा को थीटा लिख देना है। अब जब ये हो गया तो अब देखो कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। अब क्या करो, आप अगर गौर से देखोगे, जैसे मैंने यहां पर इस पॉइंट का नाम ओ रख दो, इसका ए, इसका बी। अब ये ओ ए बी ट्राइंगल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप बात करो इन ट्राइंगल ओ ए बी में, ध्यान से सुनो बेटा, इन ट्राइंगल ए ओ बी, अब आप बताओ इस ट्रायंगल में, आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, थीटा इज इक्वल टू होता है L बाई आर, आपने मैथ्स से पढ़ा होगा। एंगल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, आर्क लेंथ, जो भी आर्क की लंबाई है, आर्क ही तो है ये ट्रायंगल का क्या है, आर्क है, तो थीटा को लिख सकते हैं आर्क लेंथ यानी x, और आर का मतलब होता है रेडियस। तो अगर देखा जाए ए ओ बी में, तो थीटा कैन बी रिटन एज x अपॉन l, मैथ्स में पढ़ा था ना, थीटा इज इक्वल टू क्या, मैथ्स आप अगर पढ़े हो तो आपने पढ़ा तो होगा बेटा, ऐसे अगर जो बनता है ट्रायंगल, थीटा, ये L, ये R, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सोचो जरा, होता है ना L बाई आर, मैथ्स में पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर। तो अगर हम उस कॉन्सेप्ट से आए तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू L, L होता है सामने वाला, तो यहाँ पे L क्या है X, और R क्या है L, तो क्या हम लिख सकते हैं, बताओ बेटा हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा देता हूं मैं, समझाने के लिए मैंने लिखा था आपको। अब मैं क्या लिख सकता हूं, जरा जवाब दो, जवाब दो जल्दी से। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू x अपॉन, इस ट्रायंगल में थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l हो गया। अब जो थीटा है जो रीस्टोरिंग फोर्स में आया, ये कितना हो गया, -mg, थीटा को क्या लिख देंगे बताओ बेटा, x अपॉन l, बस दिस इज इक्वेशन नंबर। क्या क्या मैंने पता चला, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया, कितना थीटा, वहां पे mg को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो पता चला रीस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा है, रीस्टोरिंग है तो माइनस लग गया। उसके बाद क्या किया बेटा, थीटा बहुत स्मॉल वैल्यू होती है तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया, फिर मैथ्स के कॉन्सेप्ट से थीटा को x बाई एल लिख दिया, वो रीस्टोरिंग फोर्स निकालकर छोड़ दो। फिर आपको याद है मैंने कुछ दिन पहले पढ़ाया था कि इन SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम रीस्टोरिंग फोर्स को -kx लिखते हैं, आप याद करो इक्वेशन नंबर सेकंड, -kx लिखते हैं ऑसिलेशन में, SHM में मैंने पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट के साथ ये रिलेशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स का, और यहाँ k क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब क्या करो, ये भी फोर्स दोनों को इक्वेट कर दो, इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सोच के जवाब देना, -kx इज इक्वल टू -mg x बाई, फिनिश, x हो गया कैंसिल, कैंसिल होने के बाद k इज इक्वल टू आ गया mg बाई l, याद करो, और k ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट होता क्या है ये भी याद करो, मैंने पढ़ाया था ना बेटा कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में क्या पढ़ाया था, कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या था अपना, याद करो बेटा,
या उससे आसान तरीका बताऊं? फिर हमने आपको टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, याद करो जल्दी से। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला एक तो 2π/ω होता था और एक स्पेशल फॉर्मूला हमने बनाया था 2πm/k। ये भी बताया था किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड ऐसे निकालते हैं 2π√m/k। एक तो 2π/ω तो होता ही है, के भी बनाया था मैंने फॉर्मूला। बस हो गया, अब के निकाल के यहां रख दो तो टाइम पीरियड कितना आ गया, जल्दी जवाब दो। 2π√m और के की जगह पे क्या रख दोगे बेटा, mg/l। अब एम कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2π√L/g। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, 2π√L/g। सबसे पहले आपने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स को तैयार किया, होता क्या है उससे इक्वेट कर दिया, यहां से के आ गया। और हर ऑसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड एक तो 2π/ω और एक और पढ़ाया था 2π√m/k। आप पिछली वीडियो में शायद मिल जाएगा आपको, बस उसके बाद के की वैल्यू रखो। ये मेन फॉर्मूला है ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा तो उसके टाइम पीरियड का 2π√L/g। तो यहां से एक चीज साफ दिख रहा है कि टाइम पीरियड जो है, ध्यान से देखना, यहां से साफ दिख रहा है बेटा कि जो टाइम पीरियड है वो लेंथ के डायरेक्टली और किसके, देखो ध्यान से, ग्रेविटी के इनवर्सली। मतलब जितना ज्यादा पेंडुलम की लेंथ रखोगे, जितना ज्यादा लेंथ रखोगे, जितनी ज्यादा लंबाई होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रिंग की लेंथ होगी बेटा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा टाइम पीरियड होगा। और ग्रेविटी जितनी कम होती जाएगी वहां टाइम पीरियड कम होता जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जहां ग्रेविटी कम होती है वहां टाइम पीरियड बढ़ जाता है, और जहां ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है वहां टाइम पीरियड कम हो जाता है। सब चीज याद रखना। सो दैट इज द डेरिवेशन ऑफ, ये डेरिवेशन था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है। अब एक बात सुनो, दो तरह के ऑसिलेशन होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। तो ये भी याद रखना, ये अगर कभी आ गया पेपर में तो ये कैसा ऑसिलेशन करता है, तो बोलोगे ये इसका जो ऑसिलेशन होता है ये इसे एंगुलर एसएचएम कहेंगे। क्या कहेंगे, ये जो एसएचएम करता है ये एंगुलर है, यू वाला लीनियर है और एंगल पे ऐसे ऐसे घूम रहा है तो वो एंगुलर है, एंगुलर। तो ये इट परफॉर्म एसएचएम बट एंगुलर एसएचएम, ये सभी बात याद रखना। कौन, सिंपल पेंडुलम। अब बच्चे इतना पढ़ने के बाद अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। कॉन्सेप्ट ये है कि इन समर डेज में, गर्मी के दिनों में, आपको पता है गर्मी के दिनों में क्या होता है, मेटल की चीजें एक्सपैंड होती हैं। आपने पढ़ा होगा थर्मल प्रॉपर्टी में थर्मल एक्सपेंशन होता है। समर डेज में थर्मल एक्सपेंशन होता है, मेटल की चीज फैलती है। तो क्या होगा बेटा, जो लेंथ होगा वो एक्सपैंड करेगा, इट विल एक्सपैंड। और अभी क्या पढ़ा था आपने, टाइम पीरियड क्या होता है लेंथ के डायरेक्टली, अभी 2 मिनट पहले बताया था 2π√L/g। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज हो जाएगा। समर डेज में पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अगला कॉन्सेप्ट सुनो, जब हम माइंस में जाते हैं, माइंस जानते हो, डेप्थ में, माइंस, कोल माइंस, कोयले की खान में, तो डेप्थ में जाने पे जो ग्रेविटी है वो याद रखना बेटा डिक्रीज हो जाती है। आपने पढ़ा तो होगा, जब हम हाइट पे जाते हैं, कुछ हाइट पे जाते हैं या, तो वहां पर भी ग्रेविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सरफेस से ऊपर जाओ ग्रेविटी कम हो जाती है, सरफेस से नीचे जाओ ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब टाइम पीरियड जो होगा, चाहे वो डेप्थ में चले जाओ, माइंस में चले जाओ, कोयले की खदान में चले जाओ, नीचे चले जाओ या हाइट पे चले जाओ, टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, आपको पता है इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल सवाल आते हैं, क्यों, टाइम पीरियड ग्रेविटी की इनवर्सली होता है। अभी तो फॉर्मूला पढ़ाया उतनी देर से, T इक्वल टू क्या पढ़ाया, 2π√L/g। तो जहां g कम वहां टाइम पीरियड ज्यादा। तो अर्थ के सरफेस से ऊपर चले जाओ या डेप्थ में चले जाओ, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी डेप्थ में भी और हाइट पे भी कम हो जाती है, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है। सब चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहां पर क्या है जरा सुनो। अब यहां पर जैसे एक एग्जांपल है कि अगर ग्रेविटी मून पे 1.67
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और टाइम पीरियड पेंडुलम का अर्थ पे, कहां पर, अर्थ पे, टी फॉर अर्थ नहीं है, टी फॉर टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। अगर मान लो 4 सेकेंड है तो बताओ उसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मून पे क्या होगा। क्वेश्चन इज क्लियर। अगर एक सिंपल पेंडुलम है, अर्थ पे जब वो ऑसिलेट कर रही है तो उसका टाइम पीरियड 4 सेकेंड है, मतलब एक ऑसिलेशन का टाइम 4 सेकेंड है। तो वही सिंपल पेंडुलम अगर मून पे चले जाए बेटा, मून पे, तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा। बोलोगे सर बहुत सिंपल है। मान लो इसे हम लिख देते हैं टी के नीचे ई, इसे इसका सिंबल लिखते हैं टी के नीचे एम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है सर, अभी पढ़ाया मैंने आपको, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। बताओ बच्चे क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर मैं अर्थ पे लूंगा तो जी अर्थ पे लूंगा। मून पे टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ऑब्वियसली जब मून पे देखेंगे तो मून का लेंथ तो चेंज होगा नहीं बेटा, पेंडुलम वही है, लेंथ कैसे बदल जाएगी, लेंथ तो पेंडुलम की स्ट्रिंग की होती है, वो तो फिक्स होती है। अब क्या करो, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन मून डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ अपॉन ग्रेविटी ऑफ मून। बस अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 और मून पे दे रखा है 1.67। बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली √6 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि 16 6 96 होता है, अप्रोक्सीमेटली में लिख रहा हूं। तो अब क्या आ गया, टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल टू जो कि अर्थ पे टाइम पीरियड था इंटू √6, और अर्थ पे टाइम पीरियड कितना था बेटा 4 सेकेंड, तो मून पे जो टाइम पीरियड हो जाएगा कितना 4√6 सेकेंड। यस, यानी कि अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे 4 सेकेंड था तो मून के सरफेस पे, मून पे चले जाओगे तो टाइम पीरियड बढ़ गया, बढ़ना तो था ही क्योंकि ग्रेविटी कम हो गई है तो टाइम पीरियड बढ़ गया 4√6 सेकेंड। अब बच्चे ध्यान से देखना, अब यहां पर जैसे एक कॉन्सेप्चुअल सवाल आता है कि अगर लेंथ जो है, अगर लेंथ इंक्रीज हो जाए बाय 21%, क्या बोला उसने, अगर सिंपल पेंडुलम जो है अगर उसकी लेंथ हम बढ़ा दें 21%, अगर हम सिंपल पेंडुलम की लेंथ को इंक्रीज कर दें, और कितना से कर दें 21% से इंक्रीज कर दें बाय 21%, तो बताओ फाइंड, व्हाट आई एम आस्किंग, फाइंड परसेंटेज चेंज, फाइंड परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। आप बताइए टाइम पीरियड में क्या परसेंटेज चेंज होगा। तो बोलोगे सर मान लो इनिशियल लेंथ L1 है और फाइनल लेंथ L2 है, L2 का मतलब फाइनल लेंथ, क्या बोल रहा हूं मैं, फाइनल लेंथ L1 से 21% और ज्यादा हो गया, इसका मतलब फाइनल लेंथ L2 इज इक्वल टू L1 में L1 का 21% और ऐड हो गया, तब फाइनल लेंथ बना। तो ये कितना आ गया बेटा 121 अपॉन 100 इंटू L1। अब बताओ टाइम पीरियड के फॉर्मूले में टाइम पीरियड क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, लेंथ के डायरेक्टली विद रूट, फॉर्मूले में आ जाओ ना 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, रूट एल के डायरेक्टली। तो इसका मतलब लिख सकता हूं मैं T2 बाई T1 इज इक्वल टू अंडर रूट L2 बाई L1। यार डायरेक्टली का मतलब ये तो हुआ T2 बाई T1, तो यहां पे अंडर रूट L2 बाई L1। अब L2 को क्या लिख सकते हो बताओ जरा जल्दी से, 121 L1 बाई 100, L2 हो गया और पहले से L1 नीचे है, L1 कट गया, ये आ गया 11 बाई 10, कैसे 121 का 11 और 10 गया, ये T2 बाई T1 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब T2 कितना हो गया बेटा, उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 बाई 10 इंटू T1। चलो ये क्या आ गया, फाइनल टाइम पीरियड और इनिशियल टाइम पीरियड में रिलेशन आ गया। हमें टाइम पीरियड में परसेंटेज चेंज निकालना है, हमें रिलेशन नहीं बताना, हमें परसेंटेज चेंज बताना है टाइम पीरियड में। तो कैसे बताते हैं परसेंटेज चेंज, आपको पता है किसी चीज का परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। यस सिंपल। अब T2 के जगह पे रख दो, आप कितना रख दोगे देखो जरा, दिख रहा है 11 बाई 10 टाइम्स ऑफ T1 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू 100। बस
अब सॉल्व करोगे तो 10% आ जाएगा। बताओ कैसे आएगा, इतना तो मैथ्स आना चाहिए। T1 कॉमन लेके कट गया, 11/10 माइनस 1, 11/10 माइनस 1, 1/10 इंटू 100, 10% आ गया आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि सर जब लेंथ 21% इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड 10% इंक्रीज हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस पेपर में आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लो ये जो एक लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आपने सिंपल पेंडुलम को डाल दिया और लिफ्ट नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से आ रही है, तब टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं कि सिंपल पेंडुलम को हमने एक लिफ्ट में डाल दिया और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है विद एक्सेलरेशन ए, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है बेटा, आपको मैंने पढ़ाया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, अगर कोई भी बॉडी एक ऐसे सिस्टम के अंदर बंद होती है जिसका एक्सेलरेशन होता है, याद करो लॉज ऑफ मोशन की मेरी वीडियो देखना, उसमें टॉपिक था स्यूडो फोर्स, वहां मैंने पढ़ाया था। अगर कोई भी एक बॉडी कुछ ऐसे सिस्टम में, ऐसे डब्बे में बंद होती है जिसका अपना एक्सेलरेशन होता है, तो उसके अंदर जो बॉडी है, जैसे ये तो सिस्टम हो गया लिफ्ट, उसके अंदर जो पेंडुलम है उस पे इस एक्सेलरेशन का इफेक्ट आएगा, उसे स्यूडो एक्सेलरेशन कहेंगे। तो क्या होगा, पहले तो ग्रेविटी इसके नीचे लग ही रहा था, एक एक्सेलरेशन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, इसे कौन सा एक्सेलरेशन कहते हो आप, स्यूडो एक्सेलरेशन। तो किस पे लगेगा स्यूडो एक्सेलरेशन, इस बॉब पे लगेगा। किधर लगेगा, जिधर लिफ्ट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये फिक्स है। हम अगर किसी कार में बैठ जाएं और कार के पास एक्सेलरेशन आ जाए, कार राइट भागने लगे, तो हम पे स्यूडो इफेक्ट लेफ्ट आएगा, हम पे आएगा, कार पे थोड़ी आएगा। हम जो अंदर बैठे हैं हम पे आता है, इसी को कहते हैं स्यूडो इफेक्ट। चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन जाके देखना वीडियो मेरी। तो अब क्या हो गया, ग्रेविटी के अपोजिट में, इसमें ग्रेविटी तो नीचे लग रहा था, ग्रेविटी के अपोजिट में इस एक्सेलरेशन की वजह से इस पे स्यूडो इफेक्ट उल्टा आ गया। तो अब नई ग्रेविटी कितनी होगी, इस ग्रेविटी के अपोजिट में आ गया ना एक, तो क्या हो गया G माइनस ए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसके अपोजिट में आया। क्यों आया, स्यूडो इफेक्ट की वजह से। तो अब जो टाइम पीरियड है अब क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट, अब नया जो G आ गया ना, L बाई जी नहीं, अब क्या लेंगे L बाई जी माइनस ए, ये इस केस में टाइम पीरियड होगा। पहले ग्रेविटी नीचे G होती थी, अब G माइनस ए आ गया, यानी ग्रेविटी कम हो गई। G में पहले फॉर्मूले में नॉर्मल केस में 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, अब G माइनस ए आ गया, इसका मतलब नीचे वाली टर्म कम हो गए तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब जो इस केस में टाइम पीरियड पहले से इंक्रीज हो गया, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा आया। क्यों, नॉर्मल कंडीशन में क्या टाइम पीरियड होता है बताओ, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, पहले G था और अब G माइनस ए आ गया, नीचे का टर्म और कम हो गया तो रिजल्ट और बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम होते हैं तो रिजल्ट बढ़ जाता है, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। अब किसी ने कहा, मान लो सेम कॉन्सेप्ट में कि सर अगर सेम कॉन्सेप्ट हो और अगर पेंडुलम वॉच लिफ्ट में हो और लिफ्ट अगर ऊपर जाने लगे, सर अगर लिफ्ट ना अब ऊपर की तरफ जाने लगे, सर ऊपर की तरफ, तो बोलोगे सर ग्रेविटी तो नीचे काम कर ही रहा था, अब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो स्यूडो, मैंने क्या कहा, हर वो सिस्टम जिसके पास एक्सेलरेशन हो तो उसके अंदर जो बैठा हुआ होता है बॉडी, जो भी हम आप पेंडुलम ABCD, उस पे इसका स्यूडो इफेक्ट आता है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ऊपर आया था तो इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो इसके कारण इस पे स्यूडो इफेक्ट जो आएगा वो नीचे आएगा। तो अब नया G कितना हो गया, G के साथ एक और आ गया एक्सेलरेशन, तो अब यहाँ पे जो G नेट आ गया वो G प्लस ए आ गया, ग्रेविटी पहले से भी बढ़ गई, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2 पाई अंडर रूट L बाई जी प्लस ए। यस, टाइम पीरियड मुझे जैसा लग रहा है कि टाइम पीरियड अब डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी बढ़ गई ना, पहले से बढ़ गई तो रिजल्ट कम हो गया। अब मान लो मैं एक बात पूछता हूं, जरा सुनो, मान लो मैंने कहा अब ये जो है ये एक कार में है, क्वेश्चंस देखो आप ध्यान से, अगर मैंने कहा ये कार में है और कार आगे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, कार तो जाएगी नहीं, कार तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी, तो अब टाइम पीरियड क्या होगा इसका, बोलोगे सर फिर ये डब्बे में बंद है, फिर इसका एक्सेलरेशन है, फिर इस पे इसकी वजह से स्यूडो इफेक्ट आएगा। कैसे आएगा बताओ, ग्रेविटी नीचे है बिल्कुल, कार का एक्सेलरेशन आगे है तो इस एक्सेलरेशन का इस पे जो इफेक्ट आएगा वो पीछे आएगा। हमेशा इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन
जिधर कार जाती है उसके जो भी जिधर सिस्टम जा रही है, राइट तो सीडो इफेक्ट लेफ्ट, अप डाउन तो सीडो इफेक्ट अप, अप तो इस पे सीडो इफेक्ट इस पे डाउन, उल्टा। तो अब क्या हो गया, कोई भी दो डायरेक्शन वाली चीज जब अपोजिट होती है तो नेट माइनस करके निकालते हैं, कोई भी डायरेक्शन वाली चीज, दो डायरेक्शन वाली चीज एक तरफ आ जाए तो नेट प्लस करके निकालते हैं। लेकिन अगर कोई भी दो डायरेक्शन वाली चीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो नेट कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा, वेक्टर में मैंने पढ़ाया था, अंडर रूट करके पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर हो गया। अब नई ग्रेविटी आ गई, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बेटा, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। अब नई ग्रेविटी पूरी की पूरी ये हो गई, क्या लिखोगे इसको, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका भी रूट है बट इसको मैं रूट की बजाय हाफ लिख दूं, क्योंकि रूट तो है, ये रूट के अंदर रूट लिखना अच्छा नहीं लग रहा था, बात वही है, रूट को मैंने हाफ कर दिया। देख रहे हो सारे केसेस में टाइम पीरियड बदल रहे हैं, डिपेंड क्यों सारे केस में क्यों बदल रहे हैं, रीजन क्या है, रीजन है स्यूडो इफेक्ट। स्यूडो इफेक्ट क्या होता है पता है ना, अगर कोई भी बॉडी एक ऐसे सिस्टम में बंद हो जिस सिस्टम के पास एक्सेलरेशन हो, तो उसके अंदर जो बॉडी बंद होती है उस पे स्यूडो इफेक्ट आता है, जिधर सिस्टम जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस पे एक्सेलरेशन आता है। अब परपेंडिकुलर है तो नेट ऐसे निकाल कर रख देंगे, नया टाइम पीरियड आ गया। अब किसी ने कहा मेरे को कि भाई इतने सारे केसेस देख लिए, मान लो ये वाला केस है फर्स्ट वाला, अब मान लो A इक्वल टू जी हो जाए, मतलब नीचे की तरफ गिरे लेकिन वो अब फ्री फॉल गिरे, ग्रेविटी से गिरे, वो खुद ग्रेविटी से गिरे, तो A के जगह पे जी आ गया, तो यहाँ पे जी माइनस जी आ गया, जी माइनस जी आ गया, A भी जी हो गया ना। अब तो वो तो वही कॉन्सेप्ट है, नीचे की तरफ तो लिफ्ट आ ही रही है, एक्सेलरेशन तो है ही है, सीडो इफेक्ट तो इस पे ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो अब जो ए है वो भी ग्रेविटी के इक्वल टू, वो ग्रेविटी के बराबर है, फ्री फॉल, लिफ्ट फ्री फॉल है। तो यहाँ पे समथिंग जीरो हो गया, ये तो इंफिनिटी हो गया बेटा, समथिंग अपॉन जीरो इंफिनिटी, यानी इस केस में टाइम पीरियड अनडिफाइंड हो जाएगा। किस केस में, जब पेंडुलम वॉच एक ऐसे फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर है जो खुद फ्री फॉल है, खुद ग्रेविटी से गिर रही है, मींस इसका एक्सेलरेशन भी जी के बराबर है, तो फिर नई ग्रेविटी जीरो, टाइम पीरियड विल अनडिफाइंड। याद रखना इन सब कॉन्सेप्ट को। अब बच्चे मान लो ऐसे सवाल आ गए कि एक सिंपल पेंडुलम है, वो एक कार के अंदर है और कार ना सर्कल में घूम रही है, गोल गोल गोल, अब कार चल नहीं रही है, कार गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तब इसका टाइम पीरियड क्या होगा। और जिस सर्कल में घूम रही है ना बेटा, उस सर्कल का रेडियस आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब बताओ इस पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। तो आप शायद जानते हो या नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, कोई भी चीज जब सर्कल में घूमती है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है, कार जब ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगी ना बेटा, तो हर सर्कल, कोई भी चीज साइंस में जब सर्कुलर पाथ में होती है तो उसका एक्सेलरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ाया था, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चैप्टर नंबर 4 की वीडियो देखना, A इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कार का एक्सेलरेशन हो गया, कार जब घूम रही है तो कार का ये एक्सेलरेशन, और ये एक्सेलरेशन याद रखना बेटा, ये एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर होता है, इधर होता है टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ होता है। किसका, ये कार पे काम करेगा। तो सोचो पेंडुलम के इस पे क्या काम करेगा, एक तो ग्रेविटी इधर है, किस पे, पेंडुलम की बात कर रहा हूं, ग्रेविटी नीचे है। अब कार पे जो एक्सेलरेशन है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस पे जो काम करेगा वो अवे फ्रॉम सेंटर। हम तो देख रहे हैं किस पे, मेटल के बॉब, हम तो इस पे देखते हैं ना, पेंडुलम तो अंदर है। तो स्यूडो इफेक्ट जानते हो ना, कार राइट तो स्यूडो इफेक्ट इस पे लेफ्ट, कार लेफ्ट तो स्यूडो इफेक्ट के कारण एक्सेलरेशन जो बाहर से इस पे आ जाएगा वो राइट, लिफ्ट ऊपर तो स्यूडो इफेक्ट नीचे, लिफ्ट नीचे तो स्यूडो इफेक्ट ऊपर, कार सर्कल में तो कार का एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस पे अवे फ्रॉम सेंटर हो गया है। तो अभी भी दोनों परपेंडिकुलर, तो अभी भी जो नया जो ग्रेविटी आएगा वो है तो परपेंडिकुलर, जैसे अभी आया था, क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात तो वही है जैसे पिछली आई थी, बस एक जगह पे वी स्क्वायर बाय आर आ गया, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो अब क्या बोलोगे, न्यू जी आ गया बेटा, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब जी कितना है, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना तो नेट तो ऐसे निकलता है ना, तो ए का मतलब कितना है, वी स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके रखो, वी का पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, और रूट को क्या लिख देंगे, हाफ।
रूट है ना, इस रूट को मैं हाफ लिख दे रहा हूं क्योंकि रूट के अंदर रूट दोबारा नहीं लिख रहा हूं मैं। अब आपको ये बात तो ऐसे सवाल में पता होनी चाहिए ना बेटा, दो चीज अगर एक तरफ चली जाए तो वो प्लस हो जाता है, दो चीज अगर अपोजिट आ जाए तो माइनस करके नेट निकलता है, और दो चीज अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो कैसे निकलता है, अंडर रूट पहले का स्क्वायर जो भी फर्स्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो भी दूसरा वेक्टर है उसका स्क्वायर। कोई भी दो का मतलब दो एक्सेलरेशन, दो वेलोसिटी, दो मोमेंटम, कोई भी दो डायरेक्शन वाली चीज कॉन्सेप्ट हो रहा है। ये जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूं सब सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहा हूं, ध्यान रखना। अब सिंपल पेंडुलम में कहा जाता है, एक सिंपल पेंडुलम जो होता है उसे हम सेकंड्स पेंडुलम कहते हैं। तो कोई बोले कि सेकंड्स पेंडुलम क्या है, तो कहा गया हर वो सिंपल पेंडुलम, जो भी सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड फिक्स हो जाए, मतलब 2 सेकंड, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में, देखो गया आया 2 सेकंड कंप्लीट, तो इसको कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम। दिस इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। हर वो सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड, बस 2 सेकंड और ज्यादा नहीं, एक ऑसिलेशन 2 सेकंड में गया आया ऑसिलेशन कंप्लीट, बस 2 सेकंड, उसको कहते हैं सिंपल पेंडुलम। उसको कहते हैं क्या, उसको कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं क्या, सेकंड्स पेंडुलम। और इस पेंडुलम में जो स्ट्रिंग ली जाती है ना, उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है, काफी लंबी होती है 1 मीटर। हमने देखा होगा टावर के पास लगे होते हैं ऊपर, बड़े बड़े टावर पे ऐसे ऐसे घंटा हिलते रहता है, वो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर। इसको स्पेशल केस में हम क्या कहते हैं, सेकंड्स पेंडुलम। कैसे आया मैं बता दूं, टी का फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड का, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वल टू कितना सेकंड, 2 सेकंड, स्क्वायर कर दो 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी, उधर भी 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 से 4 कट गया, पाई स्क्वायर को भी अप्रोक्सीमेट 10 लेते हैं, जी भी अप्रोक्सीमेट 10 होता है, ये 10 करना कट गया, तो लेंथ करीब करीब कितना आया, 1 मीटर ही तो आ गया, तो गया था मैंने। तो सेकंड्स पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और स्ट्रिंग की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर के आसपास होती है। दिस इज कॉल्ड सेकंड्स पेंडुलम। तो ये आपने जो क्वेश्चन, आज हमने जो क्लास ली, थोड़ी लंबी वीडियो बनाई इसलिए कि मुझे आज सिंपल पेंडुलम फिनिश करना था। एक वीडियो में सिंपल पेंडुलम पूरा आपको मैंने पढ़ा दिया। मुझे पता है मेरे बच्चों, यू आर वेरी गुड, बहुत प्यारे बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अच्छे से पढ़ाई जरूर करना बेटा। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखो तो और ज्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।